हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड अपने स्कूलों में मंथली एग्जाम ले रहा है। तो आज उस मंथली एग्जाम यानी 24 जुलाई है और आज 10th क्लास का मैथ का पेपर हुआ है। तो आज हम सभी उस पेपर का टोटल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टोटल डिस्कशन देखने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का परफेक्ट सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलिए ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का मौसा ज्ञात करें। तो चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तब किसी भी मेथड से महत्व नहीं करिए, बात वही है, ठीक है। तो ये आज आपको एक एक्स्ट्रा भी तरीका सिखाएंगे कैसे हम एचसीएफ निकाल सकते हैं बिना सॉल्व किए। तो चलिए जैसे आप लोग पढ़े थे आगे वो देखते हैं कैसे हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं 135 और किसे भाग करना है 225 में। हालांकि यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। ओके चलिए, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करें 1 से, तो कितना आएगा 135, ये कितना आएगा 0, ये 12 में 3 कितना आएगा 9, ये कैंसिल। ओके फिर ये 90 से 135 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा कितना 90 कम 90 कितना आएगा 5 और ये कितना आएगा यहाँ पर 4 यानी 45 और फिर यहाँ 90 45 दूना 90 यानी क्या होगा कैंसिल, कितना आंसर आ गया 45। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके चलिए अब इसके बाद देखिए एक तरीका और बता रहे हैं। देखिए एचसीएफ एक्चुअली में होता क्या है, एचसीएफ यानी महत्तम मौसम होता क्या है। तो बता दें आपको, मौसम जो होता है ना, जैसे दो संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन दोनों संख्याओं को काट सके, दोनों संख्याओं को काट सके। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, आपसे बोले 10 और 12 का एचसीएफ, तो 10 और 12 का एचसीएफ क्या होता है 2। इसका मतलब क्या हुआ, 2 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो इन दोनों को काट सके। बताइए 2 इसको काटेगा, बिल्कुल काटेगा। क्या 2 12 को काटेगा, लेकिन 2 जो है 2 से बड़ा कोई संख्या है जो दोनों काट सके, कोई ऐसी संख्या नहीं। जैसे मान आपसे बात करें 12 और 18 के एचसीएफ, कि इन दोनों संख्याओं को 2 काट सकता है, बिल्कुल काट सकता है। क्या 2 से कोई बड़ी संख्या है जो दोनों को काट सके, तो जी बिल्कुल। एक और संख्या है 6 काट सकता है। क्या 6 से कोई बड़ी संख्या है, नहीं है ना। यानी सबसे बड़ी संख्या 6 है जो इन दोनों को काट सकता है। 6 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट सके, इसलिए क्या होगा 6 इसका एचसीएफ होगा। तो अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके भी ना इसका एचसीएफ बता सकते हैं। कैसे, 35 में भाग करेंगे तो 35 फर्स्ट को नहीं काटेगी तो इसे ही खत्म हो गया। 45 दोनों काट सकता है ना, तो चूंकि 45 सबसे बड़ा, इसमें और कोई 45 से बड़ा है नहीं कि चेक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर दिया। ये रहा एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक मिनट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो 2 में क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है यहाँ पर x और y चर दो रैखिक समीकरण के आलेख रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उनका हल क्या होगा। तो देखिए जब दो आलेख एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो कितना हल होता है, अद्वितीय हल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया अद्वितीय, बी दिया अनंत, सी दिया कोई हल नहीं, डी में कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। ओके अगला क्वेश्चन दिया है, रैखिक समीकरण जो इतना तथा इतना के अनंत होंगे यानी हल क्या होंगे, यानी अनंत हल होंगे यदि, तो अनंत हल होने का शर्त क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो तीनों बराबर किसमें, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बीटी कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन दिया, रैखिक समीकरण जो इतना तथा इतना के आलेख हैं। अब इसके आलेख क्या है, तो आलेख का प्रकृति बताना है। तो आलेख की प्रकृति बताने के लिए हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 में तुलना करते हैं। ठीक है, सबसे निकालते हैं a1/a2। तो इसमें a1/a2 कितना आएगा, तो यहाँ a1 का मान दिया 1, a2 का मान दिया 3, यानी कितना यहाँ पर 1/3। अब निकालेंगे b1/b2, तो b1 का मान कितना है -1, b2 का मान कितना है -3, तो भी कितना आएगा 1/3। तो हम देख रहे हैं ये दोनों बराबर है। तो जब a1/a2 b1/b2 बराबर होते हैं तब हम निकालते हैं c1/c2। तो c1/c2 कितना आएगा, तो ये प्लस में दे रहे तो माइनस में हो जाएगा, तो -8, ये प्लस में दे रहे तो माइनस हो जाएगा, यानी -16, यानी -8/-16, ये कितना आएगा 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ये दोनों बराबर है परंतु ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, यह मिला a1/a2 बराबर है b1/b2 का, परंतु c1/c2 बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होती हैं, तो रेखाएं मतलब एक भी हल नहीं होता है, यानी समांतर होती है। क्या होती हैं, समांतर होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होता है, सिटी कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन दिया है, साइन 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा। ओके अब बताइए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2। कोसेक चूंकि साइन का व्युत्क्रम होता है तो कोसेक 30 का मान क्या होगा 2 होगा। अब इसको जोड़ने में कितना आएगा, इसका एलसीएम तो 2 2 4 5, यानी 5/2। तो 5/2 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में तो डी कर दीजिए। ओके अगला क्वेश्चन दिया है, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं साइन 45 कोस 45 का मान बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है साइन थीटा बराबर कोस थीटा। ओके साइन थीटा बराबर कोस थीटा। अब देखिए ये साइन है तो साइन रख लेते हैं। अब इस कोस को हम क्या लिख सकते हैं, साइन
90 डिग्री माइनस थीटा, किसी एक को चेंज करना होता है। अब ये भी साइन दोनों सेम है, तो ये और ये क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। ये थीटा माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो थीटा क्या होगा, 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा का मान कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 से 6 का सोल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर cos थीटा बराबर क्या होगा, ये फोटो दिखाई दे रहा है, इस फोटो की सहायता से बताना है cos थीटा क्या होगा। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कोण यानी b बटा h। तो यहाँ पर आधार क्या है, b है, थीटा के आधार b है, और कोण क्या है, h, यानी b बटा h होगा। तो b बटा h किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। ऑप्शन ए दिया है sin 30, बी दिया है sin 45, सी दिया है sin 60, डी दिया है sin 90। ओके, तो यदि आपको sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 का वैल्यू याद हो तो आप आसानी से बता सकते हैं कि sin 90 का मान सबसे बड़ा है, क्योंकि sin 30 का मान 1/2 होता है, sin 45 का मान 1/√2 होता है, इसका मान √3/2 होता है, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। या एक और कॉन्सेप्ट आपको पता हो क्या, कि थीटा के मान बढ़ने से साइन का मान बढ़ता है। तो 30 से बड़ा 45, 45 से बड़ा 60, 60 से बड़ा 90। तो थीटा का मान बड़ा है, इसलिए इस ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, आप इससे बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे कम है। किसका मान सबसे कम है, दो तरीका है, या तो आप प्रत्येक का वैल्यू पता हो तब लिख के पता कर लेंगे किसका मान पता हो, या आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो कि थीटा के मान बढ़ने से कॉस का मान घटता है, तो किसका मान सबसे कम है। तो जिस थीटा का मान ज़्यादा होगा उस कॉस का मान कम होगा। तो किस में थीटा ज़्यादा है, तो सबसे बड़ा है 60 में, तो इसका मान को मैंने ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, चलिए मान भी रख चेक कर लेते हैं। तो cos 60 का मान क्या होता है, 1/2। cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2। cos 30 का मान क्या होता है, तो cos 30 का मान होता है, एक मिनट, √3/2। और cos 0 का मान होता है 1। cos 0 का मान क्या होता है, 1। तो बताइए इसमें बोला सबसे कम, तो बताइए सबसे कम कौन है, तो सबसे कम है 1/2। सबसे कम कौन है, 1/2। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया sec 45 प्लस cot 30। तो बताइए sec 45 का वैल्यू कितना होता है, तो हम जानते हैं sec 45 का मान कितना होता है, √2 होता है, तो √2 लिख दिए, प्लस है प्लस। cot 30, तो cot 30 का मान क्या होता है, cot 30 का मान √3, तो √3, तो √2 प्लस √3 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर डी में, तो क्या करेंगे, डी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 11, बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी। तो दो बिंदु के बीच दूरी हम कैसे निकालते हैं, तो √x2 - x1 का स्क्वायर। तो x2 कितना दिया है बाबू, 4, x1 दिया है 2, तो 4 - 2 कितना आएगा, 2, तो यहाँ 2 स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 दिया है 1, यहाँ पर दिया 3, तो 1 - 3 कितना आएगा, -2। और -2 का भी स्क्वायर क्या होगा, 4, यानी -2 का स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं -2 का स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ से, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, रूट, तब 4 4 8 लिखे, तो इसको क्या हमेशा लिख सकते हैं, 4 × 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, √2 है तो √2, यानी 2 का वर्गमूल नहीं आता है तो रूट में छोड़ देंगे, यानी 2 √2। किस ऑप्शन दिया है, 2 √2, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकाल। अब देखिए यहाँ भी दूरी निकालना, तो सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, x2 - x1, यानी x1 - x2 का भी स्क्वायर कर सकते हैं आप। ठीक है, बस इतना याद रखिए, जब भी दो बिंदु के बीच दूरी निकालना है तो x में से x घटाते हैं, चाहे आप x2 में से x1 घटाइए या x1 में से x2 घटाइए, क्योंकि डिफरेंस का जब स्क्वायर करेंगे तो सेम आएगा। तो ये जब इसमें से इसको घटाए तो क्या आएगा, बताइए, a sin थीटा आएगा। तो a sin थीटा क्या आएगा यहाँ पर, a sin थीटा का स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस y2 - y1 या y1 - y2 बात क्या है, तो यहाँ a cos थीटा -0 कितना आएगा, a cos थीटा का स्क्वायर, और ये ऑन द रूट में लेते हैं तो रूट ले लेंगे। इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कितना आएगा, a स्क्वायर, साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ कितना आएगा, a स्क्वायर, कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा, रूट है तो रूट। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। जब a स्क्वायर कॉमन है कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट है तो रूट। अब देखिए a स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है, a होता है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। तो √1 का मान क्या है, 1 है। इसमें मान लेते हैं a स्क्वायर का a आ गया, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, तो ऑन द √1, और √1 का मान 1 होता है, यानी a आ गया। तो किस ऑप्शन में a दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया था, a टिक कर देंगे। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण के बीच संबंध क्या होता है। तो पाइथागोरस पर में हम लोग पढ़े हैं लोग कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन दिया, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगी। सिंपल है, तो -a - -2a, और -2a का स्क्वायर क्या होगा, 4a स्क्वायर होता है, लीजिए 4a स्क्वायर, प्लस -b - -2b या -2b का स्क्वायर कितना होगा, 4b स्क्वायर,
रूट में लेते हैं तो रूट दे देंगे। अब यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लेते हैं, कितना आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट है तो रूट 4 का मान कितना होता है 2, तो अंदर रूट में कितना आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। किस ऑप्शन में ऐसा दिया है देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो बी टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन दिया है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 45 इंटू कॉसेक 45 का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू कॉसेक 45 का वैल्यू √2, तो √2 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना है 1/2, तो 1/2 को ही दिखाई दे रहा है, तो 1/2 सॉरी एक मिनट यहाँ मिस्टेक हुआ। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है ना, तो यहाँ लिख देंगे √3/2। ओके, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉसेक 45 का मान √2, तो √3/2, तो कहाँ दिया √3/2, ऑप्शन नंबर बी में तो बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है सभी वृत्त और वर्ग होते हैं। देखिए, तो सभी वृत्त आपस में क्या होते हैं समरूप होते हैं, ये बात हम लोग पढ़े हैं लोग त्रिभुज चैप्टर में। सभी वर्ग भी आपस में क्या होते हैं समरूप होते हैं, तो जैसे बोला है सभी वृत्त क्या होते हैं तो बोलेंगे समरूप होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं समरूप होते हैं। ओके, बट यदि बोला जाए एक वृत्त और एक वर्ग क्या होता है, तो क्या कभी वृत्त और वर्ग समरूप या सर्वांश में नहीं हो सकते हैं ना, तो थोड़ा इस टाइप के यदि कोई भी क्वेश्चन है ना तो आप उसको कोशिश करेंगे स्किप कर दें। ओके, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर इस से दिया हो कि वृत्त और वर्ग क्या होता है आपस में, यदि वृत्त और वर्ग की बात करें तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये ना ही समरूप होंगे नहीं सर्वांश में होंगे। बट इसमें ये बात किया गया कि सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, तो क्या होते हैं सभी समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, ध्यान देंगे, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D, ध्यान देंगे, यानी A बराबर D दिया है। ओके, कोण B बराबर कोण E, यानी कोण B बराबर कोण E दिया है, और कोण CF यानी ये संगत भाग ठीक है दिया है, मैंने इधर उधर नहीं किया। ओके, तो बोल रहा है कि AB बटा DE क्या होगा, तो हम जानते हैं जब दोनों त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं तो एंगल 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 समरूपता से क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, यानी हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप ऑफ त्रिभुज DEF। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती हैं। तो इसमें पूछा गया AB बटा DE। ओके, तब बताइए इसमें AB बटा DE, यानी हम यहाँ पर AB लेंगे तो यहाँ पर D लेंगे, तो AB बटा DE का मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है BC बटा EF। तो बताइए तो इसमें BC लेंगे तो इसमें EF लेंगे, बिल्कुल सही है। CA बटा FD, CA बटा FD, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए टिक करो। ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, जैसे ऑप्शन बी देखिए दिया है BC बटा FD, देखिए तो इसमें BC का संगत भाग यहाँ पे देखिए BC है BC, तो क्या BC का संगत भाग FD है, नहीं है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है। तो इस तरह बाकी भी ऑप्शन क्या होंगे गलत होंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है सही। चलो अगला क्वेश्चन दिया है थीटा केंद्रीय कोण, थीटा केंद्रीय कोण वाला त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम पढ़े त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्या है फॉर्मूला, किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है देखिए, तो थीटा बटा 360 2 पाई आर है, गलत, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। 13 है इस यहाँ तक ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट सोल्यूशन। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है केंद्रीय कोण 60 डिग्री और त्रिज्या 84 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यीय खंड की चाप की लंबाई। ओके, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंथ ऑफ चाप बराबर होता है थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, थीटा का मान कितना दिया बाबू 60 डिग्री, या 360 है तो 360, 2 है तो 2, पाई का वैल्यू 22 बटा 7, और उसमें त्रिज्या कितना दिया है, तो त्रिज्या दिया है 84, तो यहाँ लिख देंगे 84। ओके, तो कितना दिए तो 0 0 कैंसिल 636, यानी यहाँ पर 6 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया देखिए तो 12 7 84, यहाँ पर कितना आ गया 12 आ गया, ये 6 दूना 12, तो 2 दूना 4 22 चौका 88, कितना आ गया 88, कितना आ गया 88 सेंटीमीटर। तो कहीं दिया 88, ऑप्शन नंबर सी में है तो सी टिक कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 20 दिया है आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति, ध्यान देंगे अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। अब इसका त्रिज्या कितना दिया है आर, तो ये कितना है आर, ये दिया है आर, तो आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है, इस परिमिति में क्या आएगा, ये सब भी आएगा और साथ साथ ये भी आएगा। तो ये क्या है पूरा परिधि का आधा है, तो पूरा परिधि तो 2 पाई आर, 2 पाई आर का आधा क्या होगा 2 पाई आर का आधा क्या होगा पाई आर, तो ये आ गया पाई आर, अब प्लस ये पूरा क्या होगा व्यास होगा, तो आर और आर कितना होगा 2 आर, तो 2 आर किस ऑप्शन में दिखाई दे रही है, तो इसमें पाई आर प्लस 2 आर, ऑप्शन नंबर सी में है तो सी टिक कर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया देखिए ध्यान से, यदि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई दुगुनी कर दी जाए, दुगुनी
कर दी जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में ऑप्शन नंबर ए दिया है 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना। अब देखिए बोला है समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 2 गुना कर दे तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाए। ठीक है, अब देखिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4। क्या होता है बाबू, √3/4 भुजा स्क्वायर। यहाँ भुजा को हमने ए मान लिया यानी ए स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, तो बोला भुजा की लंबाई 2 गुनी कर दे। अब सोचिए एकदम इसको 2 गुना करें, इस ए को क्या करें 2 गुना, तो 2 तो इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, तो 2 का पावर 2 क्या होगा 4, यानी 4 गुना। इसका मतलब क्या हुआ, क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बीटी कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए बहुलक बराबर क्या होता है। देखिए रिलेशन पढ़ना होता है बहुलक, माध्य और माध्यक में। तो क्या होता है, तो बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यक क्या होता है 3 माध्यक -2 माध्यक। तो माध्यक को हम लोग माध्यिका भी बोलते हैं, तो इसमें सब में माध्यिका लिखा है, तो 3 माध्यिका बट यहाँ माइनस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। 3 माध्यिका -2 मध्यमान यानी माध्य। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया देखिए 23 नंबर। संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग कहाँ किया जाता है। संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग कहाँ किया जाता है, माध्यिका में किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, बी टिक करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया यदि किसी आंकड़े का मध्यमान और माध्यिका, मध्यमान मतलब किसी बात कर रहा है, माध्य की बात कर रहा है। देखिए इसमें माध्य का वैल्यू दिया है, कितना दिया बाबू 8.9, तो 8.9। फिर यहाँ बोला है माध्यिका माने माध्यक, तो माध्यक का मान कितना दिया है, तो माध्यक का मान दिया है 9। तो बोल रहे हैं बहुलक क्या होगा, बहुलक, हम इसमें बहुलक निकालना है। तो सुनिए ये सवाल उन्हीं लोग से बना होगा जिनको ये फॉर्मूला याद होगा। ओके, तो अभी हम लोग पढ़े बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यक। तो देखिए 3 × माध्यक, तो माध्यक कितना दिया है 9, तो लिख दिए 9। फिर माइनस से माइनस 2 गुणे माध्य, तो इसमें माध्य का मान कितना दिया है 8.9, तो 8.9 सॉल्व कीजिए। 9 × 3 = 27, अब माइनस से कितना आएगा 9 दूना 18, 8 दूना 16, 1 17। ये कितना गया, पॉइंट या 0 दे सकते हैं। 10 में से 8 गया 2, 7 से कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना 10 में 2 गया 8, यहाँ 6, 9 आएगा, यहाँ कितना आएगा 7, 9.2 कितना आएगा 9.2 को किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, सिटी कर। ओके, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 तक का कंप्लीट सोल्यूशन। अब चलते हैं लास्ट मतलब ऑब्जेक्टिव के लास्ट स्लाइड पे। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, यहाँ कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यहाँ सवाल दिया है प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। अब प्रथम 8 अभाज्य संख्या, देखिए तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो आंकड़ों को या तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लेते हैं, और जो सबसे बीच में दिखाई देता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। तो देखिए सिंपल है, प्रथम 8 अभाज्य संख्या की बात किया, तो देखिए प्रथम 8 अभाज्य संख्या क्या है। सबसे पहला अभाज्य संख्या क्या है 2, उसके बाद क्या है 3, 3 के बाद क्या है 5, 5 के बाद क्या है 7, और 7 के बाद क्या है 11। अब हमको आगे लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्या इधर को ही मिलेगा बस में रहना, बट लिख देखिए। तो 2, 3, 5, 7, 11, 11 के बाद क्या है 13, 13 के बाद क्या है 17। तो कितना हमको लिखना था प्रथम 8, तो कितना हो गया यहाँ पर, एक और लिखते हैं। 17 के बाद क्या होगा 19। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया ना। हमको क्या चाहिए माध्यिका, माध्यिका मैंने सबसे बीच वाला, तो इधर भी 4 हटा इधर भी 4 हटा, तो क्या बीच में कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, लेकिन इन दोनों का हम लेंगे माध्य, दोनों का लेंगे माध्य। तो 7, 11 का माध्य क्या होता है, तो 7 + 11/2, तो कितना गया 7, 1, 8 यानी 18/2 यानी 9। कितना क्या होगा यहाँ पर 9, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर होगा बी, तो बीटी कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो होता है n × n + 1/2। देखिए फॉर्मूला होता है, आप पढ़े होंगे, टिक कर सकते हैं, या नहीं याद है तो क्या करेंगे, एपी का कॉन्सेप्ट याद है आप उसे निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो बोले प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन हुआ कि 1 + 2 + 3 + डॉट कहाँ तक निकालना है, n तक निकालना है। यह एपी दिखाई दे रहा है, एपी हमको निकालना है SN। तो क्या होता है फॉर्मूला n/2। जब किसी एपी का पहला पद लास्ट पद पता है तो हम क्या लिखते हैं, हईला फॉर्मूला से बनाते हैं a + an, इसको हम l भी लिखते हैं, l मतलब लास्ट पर, यहाँ an लिखिए या l लिखिए। ओके, अब बताइए n है तो n/2 है तो 2, a का वैल्यू कितना है 1 और l का वैल्यू कितना है n, किस ऑप्शन में ऐसा दिखाई दे रहा है, किसको ऐसा लिख सकते हैं n × n + 1/2। देखिए तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, तो बीटी कर लेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 2 क्रमिक विषम संख्याओं का योग सर्वदा किस संख्या से विभाजित होता है। तो सिंपल एक कॉमन सेंस से भी बना सकते हैं, कैसे 2 क्रमिक विषम संख्या हो जाए, तो कोई भी 2 लगातार विषम संख्या ले लीजिए। तो मान लीजिए हम लेते हैं एक विषम संख्या है, एक के बाद कौन सा विषम संख्या है 3, तो 3 और 1 क्या होगा 4, तो 4 किससे विभाजित, देखिए तो ऑप्शन ए दिया है 4, बी दिया है 5, सी दिया है 6, डी दिया है, तो क्या है 4, तो ऑप्शन नंबर 80 कर। नहीं है तो कुछ और एग्जाम्पल लेके देख लीजिए। मान लीजिए कोई भी दो लगातार
कौन सा संख्या लेना है हमें? विषम संख्या लेना है। मान हम एक बात करते हैं, 19 लेते हैं और 21 लेते हैं, तो ऐसा जो फॉलो देते हैं 9 1 10 0 8 3 1 2 1 3 1 4, 40 के 40 4 से कटेगा, यानी कोई भी दो लगातार विषम संख्या लेंगे ना, उसका जोगफल कन्फर्म है किससे कटेगा? 4 से कटेगा। अगला क्वेश्चन दिया है, दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है? तो हमेशा परिमेय संख्या होती है, ऑप्शन नंबर सी होगा, हमेशा क्या होगा? परिमेय होगा। अगला क्वेश्चन दिया sin 30 इंटू cos 30 का मान, तो बताइए sin 30 का मान क्या होता है? 1/2। cos 30 का मान क्या होता है? √3/2। √3/2 तो कितना गया? √3/4। किस ऑप्शन दिया? ऑप्शन नंबर बी, तो बीटी कर। ओके, लास्ट क्वेश्चन दिया है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती हैं। तो दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है समानुपाती, बी दिया है व्युत्क्रमानुपाती, सी दिया है बराबर, डी इनमें से कोई नहीं, इन ऑप्शन नंबर ए। क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट सोल्यूशन। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। चलिए, तो आप सभी को पता होना चाहिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में लघुत्तरीय प्रश्न कितने आते हैं? लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं 10, और दीर्घोत्तरीय प्रश्न कितने आते हैं? 5। हालांकि कंडीशन है कि 10 में कितना बनाना है? 5, और 5 में कितना बनाना है? 3। परंतु चूंकि अभी आप सीख रहे हैं, फाइनल एग्जाम तो अभी है नहीं, तो इसलिए कोशिश करेंगे पूरा सवाल सीख लें, क्योंकि ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फाइनल एग्जाम में बहुत सारे सवाल इसमें से देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 दे रहे हैं, यूक्लिड भाग एल्गोरिथम से 867 और 255 का मौसा ज्ञात करें। तो कैसे हम लोग शिफ्ट निकालते थे यूक्लिड भाग एल्गोरिथम से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालने के लिए करते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग करते थे। किस पर? इन दोनों संख्याओं पर। तो दोनों संख्याओं में कौन बड़ी है? देखिए, तो 867 और 255 में कौन बड़ा है? ये वाला बड़ा है। तो चूंकि ये वाला बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं को यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का उपयोग करेंगे। तब चाहे तो स्टेप बाय स्टेप दिखा सकते हैं, या परिमेयिका को ऐसे भी यूज कर सकते हैं। कैसे? ये पता नहीं, इससे हमको इसमें भाग करना होता है। 255 भागे 867, तो देखिए किससे आएगा? देखिए तो 3 से, तो कितना आएगा? देखिए तो 5 3 15, 5 3 15, 15 16 को 6 8 3 1 3 6 1 7, ये कितना गया? 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, यहाँ पे 1 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर शेषफल 0 आया, नहीं नया, अब नहीं आया। तो इन दोनों संख्या को हमें क्या करना होगा? विभाजन एल्गोरिथम लगाना होगा, माने विभाजन परिमेय क्या लगाना होगा। कैसे? तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? तो 867 बराबर 255 इंटू 3 अब प्लस 102, बट कोई जरूरत नहीं है, हम लोग जैसे सीखे वैसे बनाएंगे। ठीक है, फिर अब क्या करते हैं लोग? अब यहाँ शेषफल 0 नहीं नया, तब इससे क्या करते हैं लोग? अब इन दोनों संख्या में कौन बड़ा है? ये बड़ा, ये छोटा है, तो छोटा वाला से बड़ा में भाग करें 255 में। तो कितना आएगा? 2 से आएगा, तो कितना? 2 दूना 4 0, 2 कम 2, कितना गया? 5 में 4 गया 1, यहाँ गया 5। अब यहाँ पर शेषफल 0 नहीं है, तो फिर अब 51 से इससे भाग करेंगे 102, कितना? देखिए 2 से आएगा, 2 से, तो 2 कम 2 5 दूना 10, ये कैंसिल हो गया, यानी 51 क्या गया? 51 आ गया ना, तो लिख देंगे। इसलिए HCF ऑफ कौन संख्या है यहाँ पर? एक है 867 और दूसरा क्या है बाबू? 255। तो इन दोनों संख्याओं का HCF कितना गया? 51 ही हो गया आंसर। ओके, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, सिद्ध करें कि x बराबर 3 और y बराबर 2 रैखिक समीकरण इतना का हल है। तो सिंपल सी बात है, हमें सिद्ध करना है कि x बराबर 3 y बराबर 2 इस रैखिक समीकरण का हल है। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो x y का मान यहाँ रखेंगे, यदि समीकरण सेटिस्फाइड किया तो हल है, नहीं तो नहीं हल है। ठीक है, तो काम करते हैं LHS ले लेते हैं। तो LHS क्या दिया है? तो LHS दिया है 5x माइनस 3y, 5 है 5 है, बताइए इसमें x का मान कितना दिया है? 3, माइनस है तो माइनस 3 है 3, इंटू y का मान कितना दिया है? 2, तो कितना आ गया? 5 3 15 और माइनस 3 दूना 6, 15 में 6 कितना है? 9। अब यहाँ पर 9 आ रहा है, क्या 9 RHS के बराबर है? तो लिखते हैं बराबर RHS। तो चूंकि LHS बराबर RHS आ गया, तो इसलिए x बराबर 3 और y बराबर 2 रैखिक समीकरण क्या दिया है? रैखिक समीकरण 5x माइनस 3y बराबर 9 का हल है, यानी लिख देंगे प्रूव्ड, यानी सिद्ध हो गया, कंप्लीट। चलिए चलते अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, sin 45 प्लस cos 30 माइनस tan 60 का मान ज्ञात करें। सिंपल है, तो लिख देंगे sin 45 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, फिर क्या दिया है? माइनस tan 60 डिग्री। अब बताइए sin 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 माइनस cos 30 का वैल्यू √3/2 माइनस tan 60 का वैल्यू √3 लिख देंगे √3। ओके, अब इसको सॉल्व कर दो। इस पूरा का एलसीएम कितना आएगा? पूरा का एलसीएम आएगा 2√2, यहाँ कितना आएगा? √2 यानी 2 आएगा, माइनस यहाँ कितना आएगा? √3 इंटू √2, √3 कितना आएगा? √6 आएगा, माइनस यहाँ कितना आएगा? इसमें मल्टीप्लाई होता है, कितना आएगा? 2√6। जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 2√6 आएगा, तो कितना आ गया?
2 माइनस ये कितना आएगा 3√6 डिवाइडेड बाई 2√2। ओके, आप यहीं पे आंसर कर सकते हैं, या चाहे तो इसका हर परिमीकरण क्या करेंगे, हर परिमीकरण। तो हर परिमीकरण कैसे करते हैं बाबू, तो बट्टा के नीचे देखिए कौन हिस्सा अपरिमेय है, √2 अपरिमेय है ना, तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना है 2 माइनस 3√6 इंटू √2 और बट्टा में 2√2 इंटू √2। ओके, अब इसको हल करते कितना आएगा, यहाँ देखते हैं तो कितना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करा देते कितना आ गया 2√2 माइनस 3, यहाँ पर 6 दूना 12 यानी 3√12। अब बटन कितना आ जाएगा यहाँ पर √2 आएगा, 2 गुणे 2। अभी देखिए कितना आ गया, यहाँ 2√2 अब माइनस होता है, इस √12 को ले सकते हैं, तो क्या 12 को ले सकते हैं सर, देखिए तो 4 गुणे 3, 12 को ले सकते हैं 4 गुणे 3, 4 का वर्गमूल क्या होता है 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, इसे लिख सकते हैं 2√3। यहाँ कितना आ गया 2 और 3 पहले से 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर लिख सकते हैं 6√3। अब बटा में कितना है 2 दूना 4 तो 4। ओके, अब इसमें चाहते क्या कर सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 सही से काटा सकते हैं। तो यदि यहाँ पर 2 कॉमन लेते कितना है यहाँ पर √2 माइनस 3√3। अब बटा में कितना है 4 तो 4, तो 2 दूना 4, ये कितना आ गया √2 माइनस 3√3 अब बटा में 2, ये हो गया आंसर। चलिए ये रहा इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 4 कि मूल बिंदु से इतना की दूरी क्या होगी। सिंपल है, तो यदि आपको देख ली मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला याद है, किसे होता है ना कि x का y की मूल बिंदु से दूरी क्या होता है √x² प्लस y², आप निकाल सकते हैं। बाय द फॉर्मूला नहीं याद है तो एकदम जो जनरल फॉर्मूला उसी को हम यूज़ करेंगे। कैसे, तो बोला है मूल बिंदु, तो मानते हैं मूल बिंदु 0,0 किसी दूरी निकालना है -5 का -12, तो वो ये दूरी निकालना है ना, तो यहाँ लिखते हैं दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है √x2 - x1, तो x2 कितना है -5, x1 कितना है 0, तो -5 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -12 और माइनस ये कितना है 0 स्क्वायर। अब बताइए -5 - 0 -5 स्क्वायर है तो स्क्वायर, -12 - 0 -12 स्क्वायर है तो स्क्वायर, रूट है तो रूट, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, ये कितना गया, ये आ गया 169। इसका वर्गमूल कितना होता है 13। अब बताइए दूरी है ना, दूरी, तो दूरी का अब इसमें कुछ मीटर सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं है, तो खाली यहाँ पर लिख देंगे मात्रा, क्या लिख देंगे मात्रा। यदि क्षेत्रफल होता है क्या लिखते हैं वर्ग मात्रा, आयतन होता है क्या लिखते हैं घन मात्रक। ओके, बट यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे मात्रक, की हो गया आंसर। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है यदि बिंदु 0,1 दो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ हो। ओके, अब देखिए बोला गया 0,1 दो गो बिंदु समदूरस्थ है, यानी एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, ये दोनों समदूरस्थ है, समान दूरी पे स्थित है, जितना दूरी ये उतना ही दूरी ये। तो कौन कौन बिंदु से समदूरस्थ है 5, -3 और दूसरा बिंदु क्या दिया बाबू x, 6 से समदूरस्थ है, तो बोला है x का मान दिया, क्या निकालना है x का मान। एक हम इस पॉइंट को मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं p। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो क्वेश्चन में गिवन है PA बराबर PB, तो हमको निकालना है x का मान। तो बस कुछ नहीं करना है, PA और PB को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाए। ठीक है, अब चलिए निकालते हैं PA। अब बताइए PA कैसे निकालेंगे, P और A के बीच दूरी कैसे निकालेंगे, तो √x2 - x1, तो बताइए 5 और -0 कितना आएगा 5 से लिखते हैं 5 स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो -3 - 1 कितना आएगा -4, लिखते हैं -4 का स्क्वायर बराबर PB। अब बताइए x - 0 तो यानी x आ गया था x स्क्वायर, 6 - 1 5 तो 5 स्क्वायर। आप आराम से एक एक स्टेप बढ़ाते हुए लिखेंगे, आराम से। ठीक है, चलिए ये रूट और रूट कैंसिल कर सकते हैं, ये दोनों तरफ वर्क करेंगे तो रूट क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, x स्क्वायर, 5 स्क्वायर कितना है बाबू 25, ये 25 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो x स्क्वायर का मान कितना है 16, तो हम लिख सकते हैं सर x स्क्वायर बराबर 16। तो ऐसे x का मान कितना आएगा ±√16, यानी कितना आएगा ±4। तो x का मान क्या आएगा ±4, यानी यहाँ पर क्या हो सकता है 4 का मान 6 हो सकता है या -4 का मान 6 हो सकता है। दोनों कंडीशन में क्या होगा, ये जो पॉइंट है दोनों से क्या होगा समदूरस्थ होगा। तो ये हो गया आंसर। चलिए ये क्वेश्चन नंबर कितना रहा 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है साइड एंगल साइड समरूपता प्रमेय के कथन को लिखे। ओके, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसका कंडीशन के क्या कथन था तो हम लोग पढ़ते साइड एंगल साइड में क्या पढ़ते, तो जब दो त्रिभुज के एक एक कोण बराबर हो और उन कोणों को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है, तो साइड एंगल साइड समरूपता प्रमेय के अनुसार यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। सिंपल है, अब इसको तनी फोटो समझते हैं लोग। तो क्या बोला गया एक त्रिभुज का एक कोण, तो मान लीजिए एक त्रिभुज यहाँ पर है, इसको मान लेते हैं ABC, एक त्रिभुज यहाँ पर है, इसको मान लेते हैं DEF,
तो इसमें का एक कोण इसमें का एक कोण बराबर है। चलिए मान लेते हैं कोण ए बराबर कोण डी। ओके, चलिए यानी क्या दिया है, कोण ए बराबर कोण डी। ठीक है, फिर बोला गया है तथा इन कोणों को बनाने वाली भुजाएं। तो बताइए इस कोण को बनाने वाली भुजा कौन है, एक है ए बी और एक है ए सी। इसमें कौन है, एक डी ई और इसमें कौन है डी ए। तो यदि ये जो भुजाएं हैं इसमें का मान लेते हैं कोई एक भुजा ए बी और इसमें का डी ए। ओके, इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर हो यानी समानुपाती हो तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यानी इस स्टेटमेंट के अनुसार क्या होगा, यदि कोण ए बराबर कोण डी हो तथा ए बी बट्टा डी ई बराबर ए सी बट्टा डी एफ हो तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे किसका, त्रिभुज डी एफ। यही तो है स्टेटमेंट। तब क्या करेंगे, यदि एग्जाम में सवाल आता है तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे, लिखकर फोटो बनाएंगे और ये सब दिखा देंगे। ओके, चलिए ये रहा कौन सा, साइड एंगल साइड समरूपता। चलते वाला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 7 में, त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू समांतर बी सी खींचा गया है। ए बी और ए सी के को क्रमशः डी और ई पर काटता है। थेल्स प्रमेय के अनुसार परिणाम को लिखिए। ओके, तो चलिए सबसे आगे जो क्वेश्चन दिया है ना उसके अनुकूल फोटो बनाते हैं। तो क्या बोला है, त्रिभुज ए बी सी, तो हम एक त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं। आप कैसा त्रिभुज बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं त्रिभुज क्या है, ए बी सी। अब बोला गया इसमें पी क्यू समांतर बी सी। अब बी सी के समांतर एक रेखा किसी ने पी क्यू, तो मानते ये रेखा क्या है, ये है पी क्यू। क्वेश्चन में बोला भी गया है, एक मिनट पी क्यू क्या है, एक रेखा है, एक मिनट जो डी और ई पर काटता है। अब चूंकि पी क्यू रेखा है तो पूरा ये रेखा खींच देते हैं। ये वाला क्या है, एक रेखा है, इस रेखा का नाम क्या दिया बाबू, पी क्यू, लेते हैं पी क्यू। ठीक है, तो बोला गया है ना पी क्यू समांतर बी सी, पी क्यू समांतर बी सी खींचा गया, यानी ये जो रेखा है क्या है, इस रेखा के समांतर है, समांतर खींचा गया है जो ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर काटता है। तो ए बी को कहाँ काट रहा है, बिंदु डी पर काट रहा है, ए सी को कहाँ काट रहा है, ई पर काट रहा है। ये रहा इसका फोटो। तो बोल रहा है थेल्स प्रमेय के अनुसार परिणाम को लिखिए। तो थेल्स प्रमेय क्या था, तो सिंपल था कि किसी त्रिभुज में जब किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो दोनों भुजाओं को क्या करती है, अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बढ़ती है। तो आपको इसमें पता भी है क्या दिया है, यहाँ लिखा है चूंकि डी समांतर क्या है बी सी, ये पहले से पता है। जब डी समांतर बी सी है इसलिए थेल्स प्रमेय लेते हैं, लिखेंगे इसलिए थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी। हो गया आंसर कंप्लीट। ओके, चलिए तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, यदि वृत्त की परिधि की लंबाई 88 सेंटीमीटर। तो देखिए जो दिया है उसको लिखते हैं। तो क्या दिया इसमें, परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या दिया है, तो इनका क्षेत्रफल क्या करें, परिधि दिया है, हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल इक्वल टू वाट। ओके, अब आप बताइए क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल कम निकाल पाएंगे। तो यहाँ तक क्षेत्रफल का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या चाहिए कि इसमें त्रिज्या दिए नहीं थे, है ना, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है यहाँ पर, परिधि बराबर 88। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, 2 पाई आर बराबर 88। तो 2 है तो 2, पाई का मान 22/7, आर का मान नहीं पता, रन देते हैं 88 है तो 88। अब यहाँ से आर का मान ज्ञात करें तो आर इक्वल टू कितना आएगा, 88 इंटू ये बट्टा के नीचे है 7, इधर गुणा हो जाएगा, ये दोनों ऊपर गुणा में इधर बट्टा में आएगा। तो बताइए 22 दोनों कितना हो जाएगा, 44 नहीं थे 44। तो 44 दोनों कितना होता है, 88 88, यानी आर का मान कितना है, 7 दोनों 14 देंगे 14। अब बताइए इसका मात्रक क्या होगा, तो त्रिज्या है ना, तो चूंकि परिधि सेंटीमीटर में है तो त्रिज्या भी क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इसमें क्षेत्रफल। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो लिखेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया है 14, तो 14 स्क्वायर यानी 14 गुणे 14 लिख सकते हैं। ये कितना है, 7 दूना 14, इसे गुणा कर देंगे, कितना है यहाँ पर, तो 22 दूना 44, तो 44 इंटू 14, 14 56, 6 हार्सिन 5, तो 14 को 56, 56 5 61, तो कितना है 616 सेंटीमीटर लिख देंगे। सेंटीमीटर चूंकि क्षेत्रफल है तो क्या लिख देंगे, स्क्वायर। ये हो गया आंसर। इन कितना गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 13 क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, निम्न वर्ग अंतराल के लिए संचयी बारंबारता सारणी बनाए। देखिए तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, तो वर्ग अंतराल बारंबारता दिया है, आपको संचयी बारंबारता बनाना है। देखिए तो इस सारणी को हम ऐसे बना सकते हैं, तो आप ऐसे बनाएं, ऐसा कुछ नहीं करें, जैसा था ऐसा ही बना लेंगे। इसमें एक और इस तरह से लाइन खींच देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पर है बारंबारता, तो यहाँ लिख देंगे संचयी बारंबारता। एक ही बात है, आप ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाएं, बात है। ओके, चल तो हम यहाँ पर ऐसे बनाएं। तो अभी तक इसमें जो भी दिखाई दे रहा है कहाँ पर है, क्वेश्चन में दिया है,
एक यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉलम बनाए हैं, काहे बनाए हैं, संचयी बारंबारता लिखने के लिए। तो अब हमको बता दें संचयी बारंबारता क्या था, थोड़ा समझिए। यहाँ वर्ग अंतराल 0 से 10 दिया है, यानी 0 से 10 के बीच ऐसे कितने चर मान होंगे, 2 होंगे। जैसे मान लीजिए हम बोले यहाँ पर क्या है, चलिए मान लीजिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर प्राप्तांक है, क्या है, प्राप्तांक। तो इसका मतलब यहाँ पर बारंबारता यानी छात्रों की संख्या। तो आपसे बोला जाए बताइए 0 से 10 यानी 10 से कम, 10 इसमें सिलेक्टेड होता है, इसमें सिलेक्टेड नहीं, यानी जो 10 है ना 10 इसमें नहीं, इसमें सिलेक्टेड है। ओके, तो आपसे मान लीजिए बोले 10 से कम नंबर लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 2 हैं। 10 या 10 से अधिक लेकिन 20 से कम नंबर लाने वाले छात्र कितने हैं, 3। तो 10 से कम नंबर लाने वाले छात्र 2, अब 20 से कम लेकिन 10 तक कितने हैं, 3। लेकिन आप समझिए हम इसे बोले 20 से कम नंबर लाने वाले कितने छात्र हैं, तो 20 से कम में कौन आएंगे, ये दोनों आ जाएंगे, दोनों। तो यानी संचयित कर रहे हैं, इस टाइप की बारंबारता हम लोग क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो संचयी बारंबारता 2 टाइप का होता है। आप समय से पूछ सकते हैं बताइए इसमें 20 से कम वाले कितने हैं, 30 नंबर से कम वाले कितने होंगे, 40 नंबर से कम वाले कितने होंगे, या हम ऐसे पूछ सकते हैं 0 से अधिक वाले कितने होंगे। तो 0 से अधिक मार्क में कौन आएंगे, सब आएंगे। मैं ये बोले 10 से अधिक मार्क में, तो 10 से अधिक वाले में क्या आएगा, ये सब आएगा, बट ये नहीं आएगा। ठीक है, तो संचयी बारंबारता 2 प्रकार से होता है, से कम एक होता है से अधिक। आप कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, चलो हम से कम बनाते हैं। तो बताइए 10 से कम प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 2, यानी 2। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो 20 से कम, तो 20 में क्या होगा, दोनों शामिल हो, तो 3 2 5, यानी 5। 30 से कम में ये तीनों शामिल हो, 5 3 8 2 10, तो 10। ओके, आप इसे फिर यहाँ पर क्या होगी, सब जोड़ेंगे, बट इसके एक ट्रिक बताया था, ट्रिक और कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 3 2 5 5 5 10 10 6 16 16 4 20 20 10 30। इसका मतलब क्या, बारंबारताओं का योगफल 30 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 30 आया है ना, चेक करना है सही है गलत है। अब सब जोड़ देखिए, तो 3 2 5 5 10 10 16 16 4 20 10 30, ये रहा संचयी बारंबारता। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 दिया यहाँ पर, त्रिभुज ABC में, जैसे फोटो दिखाई दे रहा है यहाँ पर ABC में DE समांतर BC दिखाई दे रहा है, DE और BC क्या है, समांतर है। ओके, AD बराबर 5, यानी AD का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, और AB का मान दिया है AB यानी पूरा AB, यानी पूरा का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। फिर दिया है AE का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। तो बोल रहे पूरा AC का मान क्या है। ओके, तभी हम सिर्फ सवाल समझाए हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम, जब एग्जाम में सवाल ऐसा आएगा ना, तो पहला स्टेप क्या करेंगे, सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, फोटो बनाएंगे। इसमें ऑलरेडी फोटो बना दिया, कुछ नहीं करते, इसको खाली देख के उतार देना है। ठीक है, चलिए इसको उतारते हैं। चलिए, त्रिभुज का नाम क्या लिखा है, ABC। यहाँ पे एक रेखा खींचा गया है DE। ये दोनों रेखा क्या है, समांतर रहते हैं, समांतर चिन्ह होता है। हालांकि जैसा दिया आप उसे ही बना सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसा दिया उसे बनाते हैं। ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला AD का मान 5 सेंटीमीटर, AE का मान 4 सेंटीमीटर, पूरा AB यानी यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या बोला गया, AC का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, इस फोटो में किसका मान निकालना है, AC का मान निकालना। अब बताइए, जब ये दोनों रेखा समांतर है तो क्या हम थेल्स फॉर्मूला ला सकते हैं, ला सकते हैं। लिखेंगे चूंकि DE समांतर क्या है, BC, इसलिए थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय के स्टेटमेंट में हम आपको कुछ बात बताए थे। क्या बताए थे, AD बटा DB बराबर AE बटा AC। बट आपसे मान लिया हमें पूछे AD बटा AB बराबर, तो जब इधर AD बटा AB लेंगे तो जिस तरह इधर लेंगे सेम वैसा ही उधर लेंगे। ठीक है, तब इसमें वो AD दिया है और AB दिया है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर AD बटा AB। अब तो यहाँ पर AD के अनुकूल कौन है, तो यहाँ पर AD लिए तो यहाँ पर क्या लेंगे, AE लेंगे, यानी लेंगे AE। फिर यहाँ पर AB मान पूरा है, तो यहाँ पर पूरा लेंगे, पूरा यानी क्या लेंगे यहाँ पर ऐसे। अब वैल्यू पुट कर बताइए, इसमें AD का मान कितना दिया है, तो AD का मान दिया है 5, तो लिख देंगे 5। AB का मान, तो पूरा AB का मान दिया है 12, तो लिख देंगे 12। AE का मान दिया है 4, तो 4। और फिर क्या दिया यहाँ पर AC, तो AC नहीं पता है, यहीं छोड़ देते हैं AC। अब जो सॉल्व कीजिए हो जाएगा आंसर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कितना गया, 5 AC बराबर 12 चौका 48। जैसे AC का मान कितना गया, 48 बट्टा 5, यानी कितना गया, 5 9 45 या 3 5 36, 9.6 सब में सेंटीमीटर लिख दें, सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। इसका आंसर कितना आएगा, 9.6 सेंटीमीटर। ओके, चलिए, तो ये रहा इस क्वेश्चन कंप्लीट सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 यानी पूरा लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो गया। अब चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। देखिए, तो पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर लिखा गया 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि 3 प्रश्न का उत्तर दे, परंतु अभी आपको सीखना है तो पूरा प्रश्न सीखेंगे। ठीक है, देखिए, तो लिखा है पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ लिखा गया क्वेश्चन, पाइथागोरस प्रमेय के कथन को लिखे एवं सिद्ध करें। तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय कथन लिखा गया है, और इस कथन को अब हमें क्या करना है, साबित करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बताइए इसमें क्या दिया है, तो इसमें दिया गया है कि किसी समकोण त्रिभुज, अब कौन समकोण त्रिभुज की बात करें तो हम अभी क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको अब सिद्ध कर देते हैं। क्या लिखेंगे, दिया है, तो सवाल में क्या दिया गया है, तो समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं ABC। चलिए,
तो मैं क्या कर दिए, एक त्रिभुज ए बी सी मान लिया। ओके, ये समकोण यानी कोण कितना है यहाँ पर 90 डिग्री। तो बोला गया समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा मतलब कर्ण, तो कर्ण का वर्ग, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो ये समकोण त्रिभुज दिया है ना, तो मैंने क्या सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है भाई, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो कर्ण कौन है, AC है ना, तो AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जो के बराबर होता है। अन्य दो भुजा कौन है, वो AB है, दूसरा कौन है BC है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हमें यही लाइन सिद्ध करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए ना हमें इसमें एक रचना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रचना। तो रचना में क्या करेंगे लोग, तो जो यहाँ पर B है ना, B, तो B से जो कर्ण है, कर्ण पर लंब क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। तो जो भी रचना वाला काम करते हैं डॉट डॉट लाइन से करते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक लंब डाल दिया। ओके, यहाँ पर एक कोण 90 बनेगा। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। क्या मानते हैं, D। तो हमने रचना में क्या किया, तो लिख देंगे, तो रचना में क्या किया लोग, BD लंब AC खींचा, लिख देंगे BD लंब AC खींचा। अब सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है, प्रमाण से लिखेंगे प्रमाण। अब बताइए, तो BD लंब ऐसे खींच दिया ना, तो एक क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से पहले भी एक ऊपर में पढ़ना था। क्या पढ़ना था कि जब किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले सिर से कर्ण पर लंब डालेंगे ना, लंब, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, बड़ा वाला त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप, यानी छोटा वाला त्रिभुज बड़ा के समरूप, ये छोटा वाला त्रिभुज ये भी बड़ा वाला समरूप होगा, और आपस में भी समरूप होता है। ये बात हम लोग पढ़े थे। ओके, तो चलिए देखिए, ये वाला त्रिभुज पूरा बड़ा वाला समरूप होगा, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर दिखा भी देंगे। कैसे, देखिए, तो देखिए ये कैसे हुआ, देखिए ये जो त्रिभुज है इसमें कोण 90 है, अब बड़ा वाला में ये कोण क्या है, 90 है, और कोण A क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण A क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो एंगल समरूपता से क्या होगा, दोनों समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, तो तुलना करते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में, तो जब दोनों में तुलना करें तो हमें क्या मिलेगा, तो ADB में कौन कौन समकोण है, कोण D, चलिए कोण D, और ABC में कौन कौन समकोण है, कोण B, तो कोण B दोनों बराबर क्या है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री, दोनों क्या है बाबू, 90 डिग्री। अब बताइए, ये छोटा वाला त्रिभुज यानी ऊपर वाला त्रिभुज और पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, कोण A क्या है, दोनों में शामिल है, यानी कोण A बराबर कोण A, यहाँ भी दिखाई दे रहा है। चलिए बता रहे हैं, कोण A बराबर कोण A, ये क्या है बराबर, तो उभयनिष्ठ है, लिख देंगे उभयनिष्ठ। अब देखिए, जब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे, एंगल समरूपता से। चलिए क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे इसलिए एंगल समरूपता कसौटी से, ऐसे लिख देंगे समरूपता से त्रिभुज, पहला त्रिभुज का नाम क्या है, ADB, तो पहला त्रिभुज का नाम लिखने में कुछ नहीं सोचना होता है, यही लिख देते हैं, और दूसरा त्रिभुज सजा के लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सजा कर। तो त्रिभुज ADB समरूप होगा, किससे समरूप होगा, देखते हैं। तो त्रिभुज ADB देखिए जान सकते हैं, A का संगत भाग क्या है, A, तो यहाँ लिख देंगे A, इसमें D, तो D का संगत भाग है B, तो यहाँ B, यानी ABC हो गया। त्रिभुज ADB समरूप किसका हो गया, त्रिभुज ABC का। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो यहाँ पर लिख देंगे हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है बाबू, समानुपाती होती हैं। ओके, तो इसलिए क्या होगा, त्रिभुज, इसलिए इसमें यदि हम भुजा AD लेंगे तो बताइए क्या इसमें AD की जरूरत है क्या, इस पर है, तो इसमें क्या लेंगे, AB की जरूरत है, तो लिखेंगे इसलिए AD बटा AB बराबर, AD बटा AB बराबर, और इसमें DB, क्या इसमें कोई DB की जरूरत है, नहीं है ना। चलिए, तो तीसरा भुजा क्या है, AB, इसमें लेंगे AB, इसमें क्या लेंगे, AC, तो AB बटा AC। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कितना है यहाँ पर, तो AB क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा, AD इंटू AC, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो इसी प्रकार यह त्रिभुज बड़ा वाला समरूप होगा, बिल्कुल होगा। कैसे, इसमें कोण D 90, इसमें कोण B 90, और कोण C क्या है बाबू, उभयनिष्ठ है, कोण C क्या है, उभयनिष्ठ है। तो चलिए, तो इस त्रिभुज का नाम क्या है, BDC। तो हम अब क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे, अब त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC में, तो दोनों में तुलना करें तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा कोण D बराबर कोण B, तो कोण D बराबर कोण B, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। अब बताइए, इस छोटा वाले त्रिभुज में कोण C, अब बड़ा वाले त्रिभुज में कोण C उभयनिष्ठ है, तो कोण C बराबर कोण C, कैसे, तो कोष्ठ में लिख देंगे उभयनिष्ठ। और जब दो कोण बराबर आ गए तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इसलिए एंगल समरूपता से त्रिभुज BDC समरूप ऑफ त्रिभुज। अब यहाँ पर धैर्य रखेंगे। अब बताइए, तो BDC में कोण D 90 है, तो कोण D कहाँ है, बीच में है,
तो उसमें कौन सा कोण है बी, थे बीच में लिख देंगे बी, और सी वही निश्चित यहाँ आएगा ए आएगा, हो गया। त्रिभुज ए बी सी, तो जब ये बी डी सी ए बी सी समरूप है तो इसलिए संगत भुजाएं क्या होंगे, समानुपाती होंगे। तो इसमें बताइए जब बी डी लेंगे तो क्या बी डी की जरूरत है हमें, नहीं ना है, वो तो इसमें लंब खींचा गया है ना, हमको जो सिद्ध करना है इसमें क्या चाहिए, हमको सिर्फ साइड ही चाहिए, यानी भुजा चाहिए, ये वाला हमको नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे, स्किप करेंगे। इसमें लेंगे डी सी, तो बताइए जब इसमें डी सी लेंगे तो डी सी का संगत भाग क्या है, बी सी। इसमें लेंगे बी सी, तो बी सी का संगत भाग क्या है, ए सी, ए सी। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बी सी क्या होगा, बी सी स्क्वायर, और ये कितना होगा, डी सी इंटू ए सी। ये समीकरण कितना था, एक था, इसे मान लेते समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण एक में क्या मिल गया, ए बी स्क्वायर, समीकरण बी में क्या मिल गया, बी सी स्क्वायर। हमें सिद्ध क्या करना था, तो सिद्ध करना था कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ध्यान देंगे, तो यानी कहीं ना कहीं दोनों समीकरण में जुड़ेंगे तो क्या होगा, जो हमें सिद्ध करना था वो मिल जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से, तो समीकरण एक का एलएचएस क्या है बाबू, ए बी स्क्वायर, तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर, प्लस 2 का एलएचएस क्या है, बी सी स्क्वायर, बराबर इसमें का आरएचएस क्या है, ए डी इंटू ए सी, अब प्लस इसमें का आरएचएस क्या है, डी सी इंटू ए सी। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, कितना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ भी ए सी और यहाँ भी ए सी, तो ए सी कॉमन हो जाएगा, तो जब ए सी कॉमन होगा चलिए, तो ए सी कॉमन है तो कितना बचेगा, ए डी, अब प्लस यहाँ क्या बचेगा, डी सी, यहाँ डी सी लिखेंगे, लिखे हैं डी सी, तो यहाँ ए डी और यहाँ क्या है, डी सी है। तो अब बताइए ए डी प्लस डी सी क्या होगा, ये देखिए यहाँ ए सी है तो ए सी इंटू, अब इस फोटो में देखिए ए डी अब प्लस डी सी क्या होगा, ये पूरा ए सी हो जाएगा, ए सी, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर ए सी लिख देंगे। अब ए सी इंटू ए सी क्या होता है, ए सी स्क्वायर होता है, इसको एज इट इज उतार लेंगे यहाँ पर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ भी क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, देखिए तो जो हमें सिद्ध करना था मिल गया, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ्ड, ये हो गया सिद्ध। ओके, चलिए ये रहा इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, cos 30 डिग्री का मान ज्यामिति की सहायता से ज्ञात करें। ओके, तो आप लोग जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति आपको सिखाया गया होगा, 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री का मान आप ज्ञात कर सकते हैं, 30 डिग्री का साइन कोस्टिन कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं, हालांकि कोई एक निकालेंगे तो बाकी मेहनत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो 30 डिग्री का कोई भी निकालना हो, चाहे कोस निकालना हो, साइन या कोट, कुछ भी निकालना हो, मेहनत तो नहीं करना पड़ेगा। तो क्या करना होता है, इसके लिए हम एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। चलिए चलते हैं समबाहु त्रिभुज, चलिए एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, अब प्रत्येक कोण कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। तो हमने क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बना लिया, मान लेते हैं ए बी सी। क्या मान लिए, ए बी सी। अब हमको देखिए कौन सा कोण चाहिए, 30 डिग्री चाहिए, इसमें कोई 30 दिखाई दे रहा है, 30 नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो हम यहाँ पे एक लंब खींचेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे एक लंब खींचेंगे। चलिए यहाँ पे एक लंब खींच देते हैं, इसको मानते हैं डी। क्या मानते हैं, डी। तो यहाँ पे क्या है, ए डी लंब बी सी है, ए डी लंब क्या है, बी सी है। अब बताइए समबाहु त्रिभुज प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री। तो 60, ये 60, ये पूरा ना कोण 60 होगा, तो ये आधा वाला कितना होगा, 30 होगा, ये कितना होगा 30, ये भी कितना होगा 30 डिग्री। अब देखिए हमको निकालना है cos 30, यानी त्रिभुज हम एडीबी में भी cos 30 निकाल सकते हैं, एडीसी में भी निकाल सकते हैं। किसमें निकाला, आपकी इच्छा जिसमें निकालना निकाल सकते हैं। चलिए अब बताइए, ये जब समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजाएं बराबर होंगी। अब बताइए यदि हम बी डी को मान ले x, तो ये भी क्या होगा x, तो x और x कितना है 2x, तो पूरा कितना हो जाएगा 2x, ये भी पूरा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब हमको निकालना है cos 30, तो एक काम करते हैं त्रिभुज ए डी बी ले लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में cos 30 डिग्री बराबर। ओके, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b बाई एच। अब आप बताइए, एक मिनट, 30 के लिए b कौन है, ए डी, 30 डिग्री के लिए b कौन है, ए डी, यानी क्या लेंगे ए डी बटा एच, एच कौन है, ए बी, तो ए बी। अब बताइए cos 30 का मान कब निकाल पाएंगे, जब हमें ए डी और ए बी का मान पता हो। क्या इसमें हमको ए डी का मान पता है, नहीं पता है ना, ए डी तो निकालना पड़ेगा। क्या ए बी का मान पता है, पता है, यानी ए बी का मान कितना है 2x, तो 2x। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ लिखिए इस भाषा, cos 30 डिग्री बराबर कितना आ गया, ए डी का मान नहीं पता है, तो बताइए ए डी निकाल सकते हैं लोग कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। ये क्या है, लंब है, लंब का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ए डी का मान यहाँ कितना आएगा, अंडर रूट कर्ण यानी क्या है 2x का स्क्वायर माइनस आधार कितना है x, तो x स्क्वायर। ठीक है, अब बट्टा में ए बी का मान कितना दिया है 2x, यानी देंगे 2x। अब इसको हल कीजिए, तो 2x कितना आएगा यहाँ पर 4x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, रूट है तो रूट, अब बट्टा में क्या है 2x है तो 2x। ये कितना आएगा बाबू, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना आएगा 3x स्क्वायर, रूट है तो रूट, यहाँ कितना है 2x है तो 2x। रूट 3 का मान नहीं होता तो रूट 3 लिख देंगे यहाँ पर,
एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स, यहाँ बटा में क्या है 2x, ये x और x कैंसिल कितना गया √3/2। और हम जानते भी हैं cos 30 का मान क्या होता है √3/2, तो हमने cos 30 का मान निकाला किस विधि से, ज्यामिति विधि से। ये हो गया आंसर। ठीक है, ये रहा इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो सवाल दिया क्या बिंदु है 3, 2, -2, -3, 2, 3 एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, यदि हाँ तो त्रिभुज की प्रकृति बताएं। तो सबसे पहले हमें बताना है त्रिभुज का निर्माण करते हैं कि नहीं करते हैं। यदि करते हैं तो त्रिभुज की प्रकृति बताना है, नहीं बताना है त्रिभुज का टाइप क्या है, समकोण त्रिभुज है कि समबाहु त्रिभुज है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है इसका टाइप बताना। ओके चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, तो सवाल में जो पॉइंट दिया इस पॉइंट को हम कुछ नाम देते हैं। तो इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, तो ए मान लेते हैं 3, 2, इसको मान लेते हैं बी -2, -3, इसको मान लेते हैं सी 2, 3। ओके, तो पहला तो हमें बताना है त्रिभुज का निर्माण करते हैं कि नहीं करते हैं। और चूंकि तो त्रिभुज का निर्माण होगा कि नहीं होगा ये पता करने के लिए 2 मेथड है। पहला मेथड क्या है, आप इसका एरिया निकालिए। यदि एरिया 0 नहीं आता है यानी त्रिभुज का निर्माण करते हैं, यदि एरिया 0 आता है यानी तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेखी हो जाएंगे। तो जब संरेखी होंगे तो क्या होगा, त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। ओके, या एक ऐसा भी क्या बोलते हैं, तो एरिया क्षेत्रफल से निकालेंगे तो फिर इसका प्रकृति नहीं बता पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल वाला मेथड हटाते हैं, हम क्या करते हैं तीनों भुजा निकालते हैं, और तीनों भुजा की लंबाई निकालने के बाद हम पता करेंगे त्रिभुज कैसा है। ओके चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। तो बताइए ए बी कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला था √x2 - x1। तो x2 कितना है -2, x1 कितना है 3, तो -3 यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान -3 माइनस यहाँ कितना है 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर -2 -3 -5, और -5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, प्लस -3 -2 -5 -5 का स्क्वायर क्या होगा 25। ये कितना आ गया, तो 25 25 50 यानी कितना √50 आ गया। ओके चलिए अब इसको चाहे तो तोड़ सकते हैं लोग, बट तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं BC। तो BC कैसे निकालेंगे, तो √2, तो 2 यहाँ पहले से माइनस दिखा जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ देखिए कितना है y2 का मान 3 माइनस यहाँ पहले से माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो 3 + 3 का स्क्वायर, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस 3 3 6 स्क्वायर, तो कितना आ गया 4 × 16 और 6 × 36, तो कितना आ गया 6 6 12 3 3 1 4 1 5 यानी √52। कितना गया √52। अब हम किसका मान निकालेंगे, AC का मान निकालेंगे। चलिए निकालते हैं AC। क्या होगा √ यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो क्या हो गया यहाँ पर 2 - 3 का स्क्वायर, प्लस वहाँ कितना है बाबू 3, यहाँ पर -2, तो 3 - 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 2 में से 3 गया -1 स्क्वायर, 3 में से 2 गया 1 स्क्वायर, रूट है तो रूट, तो -1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 कितना आ गया 2 यानी √2 आ गया। ओके, तो यहाँ AB BC और AC तीनों भुजा का मान कुछ ना कुछ है, यानी त्रिभुज बनेगा, कंफर्म में त्रिभुज बनेगा। ओके, चाहे चेक करना है तो हम लोग पढ़े लो, लेकिन हमको दिखाना भी कि त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो उसके बाद से ना प्रकृति बताना है। तो हम एक काम करते हैं, तो हम लोग पढ़े थे ना त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। क्या होता है, तो तीसरी से बड़ी होता है। जैसे पढ़े 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरे से कम होता है। तो त्रिभुज में 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होती है, ये 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक होती है। इन दोनों में से किसी लाइन की मदद से हम चेक कर सकते हैं त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। ओके, लेकिन चूंकि यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हैं, तो तीनों पॉइंट कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट प्लेन में तो होंगे ना, तो त्रिभुज बन जाएगा। बट देखते हैं, निकालते हैं, चेक करते हैं। तो सबसे क्या करते हैं 2 भुजाओं का योगफल निकालते हैं, निकालते हैं AB + BC। तो देखो AB + BC कितना है, तो AB का मान कितना है √50, BC का मान कितना है, तो BC का मान है √52। तो बताइए √50 + √52 क्या √2 से बड़ा होगा, बिल्कुल √2 से बड़ा होगा। तो इन दोनों का योगफल क्या होगा, AC से बड़ा होगा। ओके, अब अगला चेक करते हैं BC + AC, BC + AC। तो BC + AC का मान कितना आएगा, तो BC है √52 और AC कितना है √2, तो √52 + √2 क्या √50 तो अधिक होगा, बिल्कुल अधिक हो गया। यहाँ पर √52 नहीं हुआ, 50 से ज़्यादा है, तो क्या हो गया यहाँ पर ये AB से बड़ा है। अब क्या निकालते हैं AB + AC। तो AB + AC, AB का मान कितना है √50 और AC का मान कितना है √2, तो √50 + √2 क्या √52 से अधिक है। तो कैसे चेक करें, देखिए ध्यान से। तो आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको मतलब ये वर्गमूल निकाल सकते हैं, दशमलव के रूप में आएगा। तो ऐसे ही लगभग कितना है बताइए, तो 7 7 49 यानी 7 पॉइंट समथिंग आएगा। ये कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और फिर यहाँ क्या है, इसका मान कितना दिया है, देखिए तो AB AC और BC का मान है √52, तो √52 का मान कितना आएगा, तो 7 1 8 आ रहा है, तो कंफर्म में 8 8 64 होता है, तो 64 से कम है ना, है √64 से कम है यानी 8 से कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों का योगफल क्या है BC से बड़ा है, BC से बड़ा है, लीजिए BC। तो अब बताइए जब 2 भुजाओं का योगफल तीसरा से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज का निर्माण होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि इस त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल तीसरे से बड़ा है, यानी प्रत्येक 2 भुजा का योगफल क्या है तीसरा से बड़ा है, इसलिए त्रिभुज का निर्माण। तो क्या लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC
त्रिभुज ABC का निर्माण होगा। अब निर्माण तो हो गया, हमको बताना है कैसा त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज की प्रकृति तो बताइए, ये रूट 50 ये रूट 52 है, ये रूट 2 है। क्या तीनों भुजा में कौन भी बराबर मिल रहा है? ये तीनों बराबर मिलता है तो बोलते समबाहु है। कोई दो बराबर मिलता है तो बोलते समद्विबाहु है, बट कोई नहीं मिल रहा है ना। अब कोई नहीं मिल रहा है तो समबाहु समद्विबाहु वाला कंडीशन खत्म, तो विषमबाहु है। अब हम तो चेक करते हैं कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो कैसे चेक करते हैं समकोण त्रिभुज के लिए? तो पढ़ते लो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, क्या कि जब किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल, दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग की बराबर होता है तो त्रिभुज के साथ समकोण होता है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। तो कैसे चेक करते हैं उसके लिए, चल थोड़ा सा इसको साइड करते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें AB का मान है रूट 50 और BC का मान है रूट 52। चलिए यहाँ चेक करते हैं। तो त्रिभुज की प्रकृति पता नहीं, हम क्या करेंगे तो छोटी भुजाओं के योग वर्गों का योगफल निकालेंगे। ठीक है, तो छोटी भुजा कौन है इसमें? एक AC है, तो यहाँ निकालते हैं AC स्क्वायर प्लस फिर दूसरा छोटी भुजा कौन है? AC के बाद कौन है? AB है, AB स्क्वायर। ओके, अब बताइए AC का मान कितना है? AC का मान है रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर। AB का मान कितना है? रूट 50, तो रूट 50 का स्क्वायर। अब बताइए रूट 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 2, रूट 50 का स्क्वायर कितना है? 50, तो 50 2 कितना आ गया? 52, 52 आ गया। तो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर कितना आ गया? 52 आ गया। ओके, अब हम निकालते हैं किसका मान? BC स्क्वायर का। तो BC का मान कितना है? रूट 52, तो लिख देंगे रूट 52 स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये कितना आ गया? 52। अब देखिए ये भी आ गया 52, ये भी आ गया 52, तो क्या ये दोनों बराबर है? तो लिख देंगे चूंकि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, लिख देंगे चूंकि AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर क्या आ गया? BC स्क्वायर। तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या होगा? इस त्रिभुज में एक कोण समकोण होगा। कौन सा समकोण होता है? तो सबसे बड़ा भुजा के सामने वाला कोण। सबसे बड़ा भुजा कौन है? BC है, तो BC के सामने वाला कोण क्या होगा? ए होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से कोण ए बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। तो अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा, यानी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये हो गया आंसर। ओके, चलिए ये हो गया आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, x और y में एक संबंध ज्ञात करें कि बिंदु इतना दो भिन्न बिंदु इतना से समदूरस्थ हो। सिंपल ऐसा सवाल हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न में भी किए थे। इसमें क्या दिया? बिंदु x, y ले लिए, दो बिंदु से समदूरस्थ है। एक पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं P। तो कौन कौन बिंदु समदूरस्थ है? 3,6 लिखते हैं, 3,6। दूसरा कौन सा बिंदु है? -3,4। और समदूरस्थ माने जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा। तो वो क्या करना है? x और y में संबंध ज्ञात करना है। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं PA बराबर PB। अब सॉल्व कीजिए, PA का मान निकाले। तो कैसे निकालते हैं लोग? √(x2 - x1) या x1 - x2, आप किससे जो करना कर सकते हैं। तो यहाँ पर x - 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर x - 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना आएगा? y - 6 का स्क्वायर बराबर यहाँ कितना आएगा? √x, यहाँ पहले से माइनस से क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा, तो x + 3 का स्क्वायर। यहाँ कितना है? y यहाँ हो जाएगा -4 का स्क्वायर। ये रूट और रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? x - 3 का स्क्वायर, तो क्या हो गया यहाँ पर? a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और -2ab, तो 2x × 3 यानी 6x होगा। प्लस यहाँ कितना है? देखिए तो a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 और -6 दूना 12y बराबर यहाँ देखिए कितना आएगा? x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2ab यानी 6x प्लस यहाँ कितना आएगा? y स्क्वायर प्लस 16 और -4 दूना 8y, यहाँ लिख देंगे यहाँ पर 8y। ओके, और देखो कैंसिल हो देखिए तो यहाँ x स्क्वायर तो x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ 9 तो 9 कैंसिल, और कोई y स्क्वायर तो y स्क्वायर कैंसिल, और कोई 36 6 नहीं। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? पूरा x y एक साइड करते हैं। क्या करते हैं? एक साइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कितना देखते हैं हम? -6x से। ओके डन। और यहाँ क्या दिया है? -12y। ओके, यहाँ कितना दिया है? +6x, इधर क्या हो जाए? माइनस, तो -6x। यहाँ कितना दिया है? -8 हो गई, इधर क्या हो जाए? +8 बराबर पूरा अंक यानी अचर वाला इधर करते हैं। यहाँ अचर में क्या दिया है? 16 और यहाँ अचर में क्या दिया है? 36। ये प्लस इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी -36। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो -6x कितना जाएगा? -12x -12 + 8, ये कितना जाएगा? -4y। अभी कितना दिया? 6 में 6 गया 0, 3 में से गया 2 यानी -20। कितना गया? -20। ओके, अब बताइए कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो -4 कॉमन ले सकते हैं। कितना आ गया? 4 3 12 3x, माइनस निकल चुका था, ये भी प्लस में आएगा,
प्लस वाई, यहाँ कितना आ गया -20, ये माइनस माइनस कैंसिल, 4 × 5 = 20, यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे 5। चलो तो कितना आ गया यहाँ पर आगे कितना 3x + y = 5, ये हो गया x और y में संबंध, ये हो गया आंसर। ओके चलिए रहा क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो सवाल में देखिए क्या दिया है, निम्न चित्र में यदि PQ = 24 सेंटीमीटर, RP = 7 सेंटीमीटर उपवृत्त का केंद्र हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ फोटो दिया है, तो ये फोटो तो क्वेश्चन में दिया है ना, तो जब भी सवाल को सॉल्व करते हैं और कोई सवाल में फिगर बनाए तो उस फिगर को आगे उतार लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम और इस फोटो को हम यहाँ क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ओके चलिए अब देखते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें देखिए क्या है, ये सेंटर है, तो ये सेंटर बना लेते हैं। यहाँ पर क्या है, एक व्यास खींचा गया है, ये O है। ओके इसका नाम लिखा है R, इसका नाम लिखा है Q, और यहाँ पे एक पॉइंट P है, तो यहाँ पे एक पॉइंट P है। ठीक है, वैसे क्या करते हैं, छायांकित किया है, इसे छायांकित करते हैं। तो इस फोटो में किसका मान निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। इसमें क्या दिया है बाबू, PQ का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, तो यानी PQ = 24 सेंटीमीटर। तो PQ कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी इसका मान दिया है। ओके फिर यहाँ पर दिया है PR का मान 7 सेंटीमीटर, यानी PR = 7 सेंटीमीटर। एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो बस ये 2 मान दिया गया है। और तो इसमें क्या बोल रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें, यानी इसमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ छायांकित भाग = व्हाट। ओके चलिए, तो अभी तक जितना काम किया सब क्या है, ये सब क्वेश्चन में दिए गए हैं, ये सब क्या है, क्वेश्चन में दिए गए हैं। अब हम इसे सॉल्व करना। अब सोचिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये कब निकल पाएगा, तो हम जानते हैं चूंकि ये व्यास का काम कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या हुआ, अर्धवृत्त हुए। यदि हम पूरा इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दे, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या करें, माइनस कर दे, तो क्या छायांकित भाग आ जाएगा, आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना होगा। ओके अब आप बताइए, हमको निकालना है त्रिभुज का भी क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा आगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तभी निकाल पाएंगे जब हमें त्रिज्या पता होगा। इसमें कोई त्रिज्या दिया है, नहीं दिया है ना, तो पहला काम है त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होगा, O से Q तक त्रिज्या होगा, नहीं R होगा, तो ये भी क्या होगा, R होगा। ओके चलिए, तो वो त्रिज्या का मान निकाला। अब बताइए, एक नियम पढ़ना था 9th क्लास में कि किसी क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज में बना कोण, क्या बोलते हैं, सॉरी, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, या ऐसे आप लोग पढ़ेंगे लोग कि क्या बोलते हैं, वृत्त के केंद्र पर, किसी परिधि के 2 बिंदु से वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाते हैं ना, परिधि के किसी भाग को बनाए कोण क्या होता है, दुगुना होता है, केंद्र वाला कोण दुगुना होता है। तो मान यहाँ पर कोण दिया है 60 डिग्री, तो ये कितना आएगा, ये पक्का 30 डिग्री, यानी इसका आधा आएगा। ये बात हम लोग पढ़े थे। अब मान लीजिए हम इसको एकदम सीधा कर दें, यहाँ सीधा कर दें, तो क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। तो व्यास को कोण कितना होता है, 180 होता है, इसलिए व्यास द्वारा परिधि के किसी भाग को बनाए कोण कितना होता है, 90 होता है, यानी 180 के आधा होता है। तो जान लीजिए वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त के किसी भाग पर बनाए गए कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है बाबू, 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये व्यास है तो कोण कितना आएगा, 90 आएगा। कोण कितना आएगा, 90, यानी समकोण त्रिभुज है। तो जब ये समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालना आसान होगा। कैसे, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसका आधार भी दिया है और ऊंचाई भी दिया है। देखिए यहाँ पर PQ दिया है, तो PQ यानी ऊंचाई दिया है, PR यानी आधार दिया है, तो समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन इस अर्धवृत्त क्षेत्रफल निकालेंगे, हमें त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है, त्रिज्या। तो अब बताइए त्रिभुज QPR में, तो लिखिए त्रिभुज QPR में, QPR में कोण P बराबर क्या है, 90 डिग्री है। तो इसलिए कौन प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हम लिख सकते हैं, RQ का मान होगा √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार क्या है, देखिए तो RP, और प्लस लंब क्या है, QP स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो क्या सब बताइए, RQ का मान कितना आ जाएगा, तो RQ का मान आ जाएगा √ RP का मान कितना है, तो इसमें RP का मान दिया 7, तो लिखेंगे 7 स्क्वायर प्लस PQ का मान कितना दिया है, 24, तो लिखेंगे 24 स्क्वायर। ओके, तो 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर कितना आएगा, 576। तो क्या लिखेंगे, 576। ये जोड़ेंगे कितना है, 9 6 15 के 5 7 4 11 के 12, फिर 2 हाथ 3 1 5 1 6, यानी 625। और 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25, यानी कि 25। ओके, तो RQ तो कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। तो RQ मान क्या है, व्यास है ना, तो इसलिए त्रिज्या क्या होगा, R क्या होगा, R होगा 25/2 सेंटीमीटर। ओके, ये आ गया R का मान। अब बताइए R मिल गया, तो कैसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आसान है। तब हम निकालते हैं जो हमें निकालना है। क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे अब एरिया ऑफ छायांकित भाग, एरिया ऑफ छायांकित भाग। तो फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ अर्धवृत्त, एरिया ऑफ अर्धवृत्त माइनस एरिया ऑफ
त्रिभुज QPR, ओके। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तब अर्धवृत्त क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है पाई आर स्क्वायर, पूरा वृत्त क्षेत्रफल होता है। अब बटा 2 कर और वृत्त आ जाएगा ना, माइनस एरिया ऑफ QPR, तो QPR क्या एक समकोण त्रिभुज है, तो 1/2 आधारी इंटू ऊंचाई, आधारी से कितना होगा RP, ऊंचाई कितना होगा QP, तो QP लिख दिया। अब सिर्फ वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है। तो बताइए पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू, यहाँ पहले से बटा में 2 है तो बटा में 2 करते हैं। R का मान कितना है बाबू, यहाँ 1 करते हैं, एक काम करते हैं, R का मान कितना है 25/2, तो लिख सकते हैं 25/2 इंटू 25/2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर इसलिए यहाँ पर 2 बार बोल माइनस है तो माइनस, 1/2 है तो 1/2। RP का मान कितना है इसमें, तो R से P का मान दिया है, RP का मान दिया है 7, लिख देंगे 7, और QP का मान कितना है, QP का मान है 24, तो 24। अब इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे, लो ये कितना है 12 दूना 24, 12 84, यहाँ पर 84 माइनस होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसे 11, ओके। अब इसको आराम से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो जो आंसर है वहाँ पर क्या लिखिए, क्योंकि क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर, ओके। आप इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो अभी मंथली एग्जाम हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल टोटली कंप्लीट होते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।